नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मेरी शादी को 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक मेरे 2 जेठ कंवारे ही थे। उन्होंने शादी नहीं करवाई थी। मेरे ससुर एग्रीकल्चर कॉलेज से रिटायर्ड प्रोफेसर थे। उनकी मौत 2 साल पहले हुई थी। बस मेरी सास जिंदा थी, कुछ नहीं बोलती थी। एक जेठ तो ट्रक ड्राइवर था, वो ट्रक चलाता था, साल में किसी त्योहार को घर आता था। और दूसरा जेठ दिन भर घर पर ही रहता था, कहीं पर भी आता जाता नहीं था। घर से बाहर निकलता तो जल्दी ही घर लौट आता था। जब वह घर आता तो मेरी सास की हालत खराब हो जाती। मेरे पति इन दोनों भाइयों से छोटे थे। वो फोटोग्राफर का काम करते थे। वो शादी की सीजन में बुकिंग में रातों घर से बाहर रहते थे। मेरे ससुर जिंदा थे, तभी मेरी शादी हो गई थी। एक दिन मेरे पति घर पर नहीं थे। मैं रात को अचानक उठी तो सास के कमरे की तरफ चली गई और मैं जो मंजर देखा मैंने, मेरी तो जान ही निकल गई। क्योंकि जेठ मेरी सास के साथ। मेरा नाम गीता है। मेरी शादी जिस घर में हुई उस घर में मेरी सास और 2 जेठों के अलावा कोई नहीं था। 2 क्या, एक तो रहता ही नहीं था। मुझे लगा कि मेरी जिठानी भी होगी, लेकिन पता चला कि मेरे दोनों जेठों ने अभी तक शादी नहीं की है। ये बड़ी अजीब बात थी कि बड़े भाइयों की शादी नहीं हुई और छोटे भाई की शादी करवा दी। मैं यहाँ सब कुछ ठीक कर रही थी, लेकिन मेरा एक जेठ तो मेरी शादी में भी शामिल नहीं हुआ था। ये देखकर मैं हैरान रह गई। शादी में भी वह शामिल नहीं हुआ। अजीब तरह का इंसान था। सर्दियों में वह गर्म कपड़े नहीं पहनता था, अपने जिस्म का एक हिस्सा छुपा कर रखता था। उसको देखकर मुझे तो सर्दी लगने लगती थी। इतनी सर्दी में भला स्वेटर कौन नहीं पहनता। वह मुझे तो कभी कभी दिखाई देता। घर में हम 4 लोग थे। मैं पूरा दिन घर के काम करती रहती। मेरे पति को मुझसे कोई शिकायत नहीं थी और मुझे भी उनसे कोई मसला नहीं था, क्योंकि घर में बोरियत बहुत थी। घर का सारा काम करती, फिर दिन भर में सिलाई का काम करती रहती। लेकिन मेरा जेठ मेरे हाथ का बना हुआ खाना भी नहीं खाता था। वह कहता था मैं सिर्फ अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगा। सारे काम, घर के काम करती, सबके लिए खाना बनाती, लेकिन मेरे जेठ के लिए मेरी सास ही खाना बनाती थी। उनकी तबीयत खराब रहती, उनसे उठा बैठा नहीं जाता था। ऐसे में उनको खाना बनाना पड़ता था। मैंने उनको कहा कि फिर मेरा क्या फ़ायदा, जो सबके लिए मैं काम कर रही हूँ, आपको तो फिर भी खाना बनाना ही पड़ता है। इस बात पर वह खामोश हो जाती थी। मैं सोचती वह कोई बच्चा तो नहीं है छोटा सा। वह इतना भी क्या लाडला बड़ा बेटा था और मेरे पति से 1 या 2 साल नहीं, पूरे 6 साल बड़ा था। और मेरे पति की उम्र भी कोई कम नहीं थी। मेरे पति 28 साल के थे और फिर भी उनके नखरे भी बहुत ज़्यादा होते थे। मेरी सास से कोई सीधा साधा खाना बनाने को नहीं कहते थे, बल्कि उनको बहुत मुश्किल वाला खाना बनाने के लिए कहते थे, जिन पर वह उनसे ज़्यादा वक्त लगता था। वैसे भी वह घर में अपने कमरे में पड़े रहते थे, कभी कभी बाहर आते जाते रहते थे। लेकिन जिस दिन घर से बाहर जाते उस दिन मेरी सास पूरा दिन उनका काम करने में लगी रहती और काम करके उनकी तबीयत खराब हो जाती। जेठ की वजह से मेरी सास की तबीयत ज़्यादा खराब होती तो वह उनकी खिदमत करते, उनके पाँव दबाते, उनके लिए चाय बनाते। मुझसे तो वह बात भी करने पर भी राजी नहीं थे। एक घर में हम रहते थे, लेकिन आपस में कोई बातचीत नहीं होती थी। मैंने अपने पति से कहा कि तुम्हारा बड़ा भाई अभी तक शादी क्यों नहीं कर रहा है। मेरी एक फ्रेंड है, अगर कहो तो मैं उसके साथ उसकी शादी करवा देते हैं। और बड़े वाले जेठ की तो मेरे पति ने कहा कि नहीं, किसी इस घर में मेरे भाई की शादी का नाम भी मत लेना, इस मामले में बोलना भी नहीं। अगर तुमने इसके सामने उसकी शादी का जिक्र किया तो फिर वह गुस्सा हो जाएगा, तुम्हें कोई बात सुना देगा, तो फिर मुझसे न कहना कि मेरी बेइज्जती हो गई। मैंने कहा क्यों, शादी की बात करना गुनाह है क्या? शादी तो पहले ही उसकी हो जानी चाहिए थी। लगता है आपको शादी करने की ज़्यादा शौक था। अजीब नहीं लगता, बड़ा भाई घर में बेटा है और छोटे भाई की शादी हो गई। तो मेरे पति ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, तुम कभी भी मेरे बड़े भाई के किसी भी मामले में मत बोलना। वह बहुत ज़्यादा बदतमीज़ इंसान है और इसका कोई पता नहीं है। मैंने कहा कि इतना बुरा इंसान है तो फिर उसे सीधा करो। अगर मेरे सामने कोई बात की तो मैं तो उसको जवाब दे दूंगी। मेरे पति ने मुझे प्यार से समझाया कि उसके मामले में नहीं बोलना, पर हर इंसान की अपनी फितरत होती है कि जिस काम से उसको मना करे वही काम वह करता है। क्योंकि मेरे जेठ की पर्सनैलिटी ज़्यादा ही गुस्से वाली थी। मेरी सास भी उनसे डरा करती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मेरी सास उनसे इतना क्यों डरती थी। एक दफ़ा घर में कुछ मेहमान आए और बातचीत हुई। वह मेरे कमरे में आकर बैठ गए तो मैंने भी उनसे बात करनी शुरू कर दी। मैंने कहा बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो मेरे जेठ है ना, उनकी मुझे समझ नहीं आता। उन्होंने कहा कि इसकी समझ पूरे खानदान को नहीं आती। मैंने कहा कि उनकी शादी क्यों नहीं करवाते, तो उस औरत ने मुझसे कहा कि उसकी शादी 2-4 दफ़ा करवाने की कोशिश की है। एक बार तो दूल्हा भी बना था, शादी वाले दिन भाग गया। उस वक्त उसके बाप भी जिंदा थे। उन्होंने उसे थप्पड़ भी लगाया था, बड़ा तमाशा बना दिया था, लेकिन वह
यह शादी से इनकार हो गया। मैं हैरान रह गई कि क्यों यह आदमी शादी क्यों नहीं करना चाहता। शकल सूरत भी ठीक ठाक थी, वैसे नजरें झुकाकर रखता था, नजर नहीं मिलाता था, उसके दिल में कोई चोट था। उस औरत ने कहा कि हम सभी यही सोचते हैं कि पता नहीं उसके साथ कोई मामला है, यह शादी क्यों नहीं करता। उसके चक्कर में तुम्हारे पति बैठे थे, वरना तो जब तक 25 साल का था तब से कहता था कि मेरी शादी करवा दे। फिर तुम्हारी सास ने कहा कि बड़े ने तो शादी करनी नहीं है तो छोटे को किस बात की सजा दे, इसलिए फिर उन्होंने तुम्हारे पति की शादी करवा दी और तुम इस घर में आई। तुम मुझसे दूर ही रहा करो। मैंने कहा ये किस किस्म का इंसान है। तो उस आंटी ने कहा कि बेटा तुम तो इससे दूर ही रहना, वरना तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। तुम्हारे पति की शक्ल सूरत भी अच्छी और नौकरी भी अच्छी है, लेकिन फिर भी खानदान से किसी ने इसका रिश्ता नहीं आया। क्योंकि इस घर में लड़की आती तो फिर हमें डर ही रहना पड़ता कि कभी भी उसके साथ कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा कि मुझे तो यह बात किसी ने नहीं बताई। उस औरत ने कहा कि तुम भी यह बातें किसी को न बताना तो मेरा नाम आ जाएगा। तुम अपने जेठ से बच के रहना, यह बड़ा ही खतरनाक इंसान है। मुझे सब ने कहा कि तुम इसके मामले में नहीं बोलना, लेकिन फिर भी मेरे दिल में शक ने घर कर लिया था और मुझे पता करना था इसका राज क्या है। कोई ना कोई चक्कर तो जरूर था। यह शादी नहीं करना चाहता और क्यों यह किसी पर भरोसा नहीं करता। एक दिन मैंने अपनी सास को कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ और मेरे पति तो वैसे भी सुबह आते हैं तो शाम को आते हैं, सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं। मेरी सास ने कहा कि ठीक है, जब मैं अपने बड़े बेटे के लिए खाना बनाऊंगी तो मैं वही खाना मैं भी खा लूंगी। तुम आराम से आना, कोई चिंता नहीं है। जब से शादी हुई है वैसे भी तुम बहुत ही कम अपने घर जाती हो। मैंने कहा ठीक है, मैं चली जाऊंगी। अपने घर में गई तो वहाँ पर ताला पड़ा हुआ था। जब मैंने फ़ोन किया तो मेरे माँ बाप ने बताया कि हम तो घूमने आए हुए, तुम्हें घर आने से पहले फ़ोन तो किया होता। तो मैंने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं समझी, मुझे लगा कि आप लोग घर पर ही होंगे। अब मैं वहाँ पर क्या करती, मुझे तो वापस ही जाना पड़ता था। मैं इतनी मुश्किल से सारे काम ख़त्म करके गई थी और यह लोग घर पर नहीं थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसलिए मैंने वापस ही अपने घर का रास्ता ले लिया। जब मैं वापस घर आई तो मुझे दरवाज़ा खुला मिला। मैं घर में दाखिल हुई तो सामने कोई नहीं था, लेकिन अजीब किस्म की आवाज़ें आ रही थी। मेरी सास बुरी तरह रो रही थी और कुछ अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रही थी कि मैं क्या करूं, इसमें मेरा क्या कसूर है। जो तुम कहते हो मैं करती हूँ, तुम्हारी हर बात मानती हूँ, वरना कौन अपनी माँ से यह सब कुछ करवाता है। तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। सारे खानदान में तुमने मुझे जलील करके रख दिया है। मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, वह लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मेरी सास तो बोल रही थी, लेकिन दूसरा कोई शख्स नहीं बोल रहा था। शायद वह फ़ोन पर बात कर रही थी, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि उनके कमरे में कोई था जरूर। खिड़की से मुझे 2 परछाई नजर आई और यह कौन हो सकता है, मेरा जेठ ही हो सकता था। मेरी सास की तबीयत बोलते बोलते खराब होने लगी, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था, क्योंकि वह बहुत बुरी तरह रो रही थी। शायद उनका ब्लड प्रेशर हाई हो चुका था। मुझे अंदर चले जाना चाहिए था, लेकिन मुझे अपने जेठ से डर भी लगता था और मैं इस मामले में बोलना नहीं चाहती थी। उनके ख्याल में तो ऐसा ही था कि मैं घर पर मौजूद नहीं हूँ। तभी तो वह इतनी ऊंची आवाज़ में एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे। मेरे जेठ ने कहा कि तुम्हारा कसूर नहीं है तो मेरा भी कसूर नहीं है। मैं क्या करूँ। मैंने कहा था कि छोटे की शादी ना करो। औरत घर में आ गई है, अजीब नज़रों से मुझे देखती है, हर बात पर सवाल करती है, इधर उधर उसकी नज़रें होती है। हमारे पास बहुत पैसे हैं, तुम उन दोनों को यहाँ से निकाल दो। तो मेरी सास ने कहा कि वह पैसे मेरे छोटा बेटा ही कमाता है, तुम नहीं कमाते हो, क्यों निकाल दूं मैं उनको इस घर से। और इसकी बीवी तो हमारे साथ बहुत अच्छी है, कभी कोई बदतमीजी भी नहीं की। इसने सारे घर के काम करती है, वह पैसा कमाता है, तुम नहीं। मैं हैरान रह गई कि मेरा जेठ मुझे और मेरे पति को इस घर से निकालना क्यों चाहता है, जबकि हम लोग तो फिर भी इतना कुछ करते हैं। उन लोगों के लिए मेरी तरफ से कोई गफलत नहीं थी, क्योंकि मेरे पास पूरा घर था। मुझे किसी जगह की कोई कमी नहीं थी, घर में सारी सहूलियत भी मिलती थी। मेरी सास भी मेरे साथ अच्छी थी, लेकिन यह क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मेरी सास ने कहा कि मैं अपने छोटे बेटे को नहीं निकालूंगी, अगर तुम मेरे बेटे हो तो वह भी मेरा बेटा है और मैं इससे भी बहुत प्यार करती हूँ। कल इसके यहाँ औलाद होगी, मैं अपने पोते पोतियों को ना देखूं। तुम तो शादी करना नहीं चाहते हो। इस बात पर मेरे जेठ ने शायद ही कोई चीज़ उठाकर तोड़ दी और मेरी सास पूरी तरह रोने लगी। अब तो मुझे अंदर चले जाना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी डर गई। हाँ, तुम्हें तो इसी मोहब्बत ने
मोहब्बत है ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ। मुझे तो पैदा होते ही तुम्हें मार देना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और मुझे बर्दाश्त करना होगा। मेरा जेठ कमरे से निकला तो मैं उसके साथ आमना सामना हो गया, लेकिन उसने कोई बात नहीं की। फिर मुझे ऐसी नज़रों से देखा कि जैसे मुझे खा जाएगा। मैं फ़ौरन कमरे में गई तो मेरी सास ने मुझे देखकर हैरान रह गई। तुम यहाँ क्या कर रही थी हो? मैंने कहा कि मेरे घर वाले तो घूमने गए हुए थे, मैं वापस आ गई। आप ठीक तो है ना? और किस बात की लड़ाई हो रही थी? मेरी सास अजीब सी घबराहट से कहने लगी। वह खाने में नमक तेज हो गया तो इस बात पर नाराज़ हो गया। तुम कब से आई हुई हो? मैं अभी दाखिल हुई हूँ। मैंने भी झूठ बोल दिया। यह कह ले कि मैंने अब सास को भ्रम में रख लिया। शायद वह भी भ्रम में रख रही थी, लेकिन यह देखकर मैं बहुत हैरान हो गई। वह अपनी माँ के साथ किस तरह से बदतमीजी से पेश आ रहा था। मेरी सास की तबीयत खराब हो गई, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया। डॉक्टर के पास मेरे पति ही उनको लेकर गए। मेरे पति ने मुझसे भी पूछा, क्या हुआ? घर में तुम्हारे साथ कोई लड़ाई हुई? फिर मैंने अपने पति को सब कुछ बता दिया तो उसने अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा कि क्या बात है, वह हमें क्यों घर से निकालना चाहता है? हमारा क्या कसूर है, जबकि मैंने तो उनके साथ कोई बदतमीजी भी नहीं की। तो मेरे पति ने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, इस घर से हमें कोई नहीं निकालेगा और तुम उन सारे मामलों में ना बोलो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। मुझे इस बात से चिढ़ होने लगी कि कोई है यहाँ पर सीधी बात बताना नहीं चाहता। सबके अपने अपने राज थे। मेरे पति भी कोई सीधी बात नहीं बताता था। मेरी सास भी घबराई हुई सी रहती थी। रोज़ उनकी तबीयत खराब हो जाती और मेरे जेठ ने तो मेरी सास को अपनी माँ से भी हटाकर उसे अपनी नौकरानी बना के रखा था। सारे काम उनसे करवाता था और मेरी सास की तबीयत खराब हो जाती थी। शाम को मैं उनको पूछने के लिए उनके कमरे में गई तो मेरे जेठ ने मुझसे कहा कि आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ख्याल रख लूँगा, आप यहाँ से चली जाइए। मैं अपनी सास के लिए सूप बनाकर ले गई और मेरी सास भी कह रही थी कि मुझे सूप पीना है, लेकिन मेरे जेठ ने मुझे कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से चली जाइए, मेरी माँ की ज़रूरत होगी तो मैं खुद बना लूँगा। मुझे थोड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हुई है और तुम ये कह रहे हो कि मैं खुद ही ठीक कर लूँगा। मुझे डर लगता था, लेकिन आज मुझे गुस्सा आ गया और मैंने सब कुछ बोल दिया, क्योंकि मेरा पति घर पर ही नहीं था जो मुझे बचा लेगा। मेरे जेठ ने मुझे ऐसा देखा जैसे वो मुझे खा जाएगा। सास ने कहा कि चली जाओ यहाँ से, कोई बात नहीं, मुझे सूप नहीं पीनी, तुमने बनाया है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मेरी सास की आंखों में बहुत ज़्यादा डर था। मैंने किचन में सूप रख दिया। ये बात अपने पति को बताई तो उसने कहा कि तुम क्यों उनके साथ पंगे लेती हो? मैंने कहा कि खुद ही अपनी माँ की तबीयत खराब की है और बड़ा अच्छा बन रहा है। इतनी बुरी तरह चिल्ला रहा था। उसके साथ कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता था। मेरे पति की ज़बान से ऐसी बात निकली। उन्होंने कहा कि बेटा तो वह है ही नहीं। मैंने कहा क्या मतलब कि वह बेटा नहीं है? तो कहने लगे कि मैं यह कह रहा हूँ कि इस तरह के बेटे थोड़ी ना होते हैं जिनको अपनी माँ का ख्याल रखना ना आता हो। इसी तरह गुजरने लगे और दिन इसी तरह गुजरने लगे। मैं अपनी जेठ की हरकतों के बारे में सोच कर परेशान रहने लगी। एक दिन मेरे पति ने कहा कि मुझे एक फ़ोटोशूट से बाहर जाना है। मैंने कहा कि नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा लेना, सारा दिन तो माँ तुम्हारे साथ होगी, रात को तुम कुंडी लगाकर सो जाना और मैं सुबह जल्दी वापस आ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। मेरा पति रात भर नहीं आ रहा था। मैंने खाना अकेले ही खाया और जब मैं बर्तन रखने गई तो यह सुनकर हैरान रह गई कि मेरी सास के कमरे में अजीब गरीब किस्म की आवाज़ें आ रही थी। मैंने जाकर देखा तो मेरा जेठ कमरे में नहीं था, उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। इसका मतलब कि वह उनके कमरे में था, लेकिन वहाँ पर क्या कर रहा था? मैं कमरे में तरफ चली गई। आवाज़ सुनने लगी। वो फिर मेरी सास से लड़ाई कर रहा था, लेकिन इस बार किसी लड़की की आवाज़ आ रही थी। लेकिन यह लड़की कौन थी? हमारे घर में तो कोई ऐसा लड़की नहीं थी। न इस वक्त मेरे घर में कोई मेहमान आया था, और अगर मेहमान भी था तो वह झगड़ा क्यों कर रहा था? मैंने देखा कि खिड़की खुली हुई है तो फिर मैंने अंदर झांकने की गलती कर दी। जब खिड़की से अंदर झांका तो हैरान रह गई। ये देखकर मेरा जेठ तो मेरी सास के साथ बुरी तरह लड़ रहा है, लेकिन वह लड़कियों के कपड़े पहनकर खड़ा हुआ था। उसने मेकअप भी कर रखा था। मैं डर गई कि मेरा हाथ लगने से कोई चीज़ गिर गई। वह दोनों मेरी तरफ देखने लगे। एक तरफ मेरा जेठ मुझे जान से मार डालता क्योंकि वह मेरी तरफ बढ़ा था, लेकिन मेरी सास सामने आ गई और हाथ जोड़ के कहने लगी, छोड़ दो इसको, यह भी किसी की बेटी है। मेरी सास ने उसको वास्ता दिया। वह एक सास में बार बार बोल रही थी और मेरा जेठ वहाँ से चला गया। मैं हैरान थी और रोने लगी। मेरी सास ने मुझे तसल्ली दी और फिर सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि दरअसल जब यह पैदा हुआ था हमें
तभी पता चल गया था कि ये लड़का नहीं है और ये लड़की ही भी नहीं है। सब ने कहा कि इस बच्चे को जान से मार दो, नहीं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए इसको पाला। लेकिन इसकी हरकतें ख़राब थी। रात होते ही ये लड़कियों के कपड़े पहन लेता और इसी तरह से फिरता। पर जब से तुम इस घर में आई हो वह ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए आजकल बहुत गुस्सा करता है और बार बार मेरे साथ झगड़ा करता है। अपनी ख्वाहिश पूरी न होने की वजह से यह बहुत ज़्यादा जिद्दी हो चुका है। सबने कहा कि इसकी शादी करवा दो, यह ठीक हो जाएगा। हमने बहुत बार कोशिश की शादी करवाने की, लेकिन उसने शादी से इनकार कर दिया। यही उसकी हकीकत है। मैं क्या करूं, मैं तो एक माँ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। यह बहुत ज़्यादा जिद्दी भी है। इसको लड़कियों वाले कपड़े और लड़कियों वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये अपने नाम से नहीं ले सकता, इसलिए मेरे नाम से लाता है, जबकि मैं एक विधवा हूँ। अगर किसी ने मेरे साथ ये सारी चीज़ें देख ली तो वह क्या सोचेंगे कि मैं इस उम्र में भी इस तरह के कपड़े पहनती हूँ। इस बात पर मेरी लड़ाई हो रही थी जब तुमने हमारी बातें सुनी थी। माँ होना बहुत मुश्किल होता है और ऐसे बच्चे की माँ होना तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसमें इतनी बड़ी कमी हो। उसने इस कमी को अपने सर पर सवार कर लिया था। सब ने कहा कि इसकी जान ले लो, नहीं तो वह तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं इसकी जान नहीं ले पाई, लेकिन वाकई मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ये किसी और के हाथ पर का बना हुआ खाना भी नहीं खाता है और रूह तो इसके अंदर वैसे भी लड़की की है। मैं हैरान रह गई। सारी रात सास के साथ गुजारी क्योंकि मैं डर गई थी कि सुबह पति आया उसको सब कुछ भी पता चल गया। पति को पहले से ही पता था, लेकिन उन्होंने मुझे यह बात बताई नहीं थी, मुझसे छुपाई थी। मेरी सास ने कहा कि वह तेरी बीवी से नफरत करता है। तुम दोनों छत के ऊपर वाले पोर्शन पर अपना घर बना लो और वहीं पर रह लो, मुझे कोई मसला नहीं है। मेरे पति ने कहा ठीक है, इस तरह मैं आपके साथ भी रह पाऊंगा और मेरी बीवी भी महफूज रहेगी। उसके बाद हम लोगों ने वहीं पर रहते हैं और मैं नीचे जाती हूँ, घर के काम करती हूँ, फिर वापस ऊपर आ जाती हूँ। मेरी सास अच्छी है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी एक नालायक बेटे के साथ गुजारनी है। उनको एक उसके नाज नखरे भी उठाने हैं, क्योंकि वह एक शादी भी नहीं करेगा, क्योंकि इससे तो कोई शादी भी नहीं करेगा। इसके लिए खाना कौन बनाएगा? पता नहीं मेरी सास को माँ होने की इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिली। खैर, पति कहता है कि अपने काम से काम रखो, क्योंकि हम उसकी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय दुआ की। तो भगवान से मेरी यही विनती है कि ऐसी औलाद किसी को ना दे। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा।